हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एससी हार्डविक के वॉल्यूम 5 के लेसन 2 के बारे में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग लेसन 2 को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग बहुत बेहतरीन वर्ड्स को देखेंगे। ये सभी वर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत और बहुत उपयोगी हैं और बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। इसके पिछले वाली वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेसन 1 को थॉरोली देखा था। तो आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं लेसन 2 के पहले वर्ड एट्रोफी से। देखिए एट्रोफी क्या होता है। एट्रोफी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच से पहले इसको कैटेगरी पहले समझते हैं तो ये वर्ब है। एट्रोफी का मतलब होता है मांस का गलना, मांस का क्षय होना, मांस का कमजोर होना। अगर आपकी मांसपेशी अगर गलती है, मांसपेशियों में क्षय आता है तो आपकी मांसपेशी एट्रोफी होती है। मतलब इसका अर्थ होता है सड़ना, गलना, मांसपेशी का कमजोर होना। एट्रोफी का मतलब ये है। अब इसके कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं, मतलब यही बात कहने के लिए हम एट्रोफी के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स का मतलब यही होता है समान अर्थ वाले और कितने वर्ड हो सकते हैं। अगर हम एट्रोफी का अगर यूज ना करें तो हम और क्या यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए है वेस्ट अवे। वेस्ट अवे का भी मतलब होता है क्षय होना। डीके का भी मतलब होता है सड़ना, गलना। और डेटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। तो ये सभी के सभी जो है वो हम एट्रोफी के जगह पर यूज कर सकते हैं। चलिए, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब इसका विपरीत क्या होगा, तो स्ट्रेंथेन। ठीक है ना, मतलब अगर कमजोर करने का अगर उल्टा कहा जाए तो मजबूत करना, मजबूत होना। तो स्ट्रेंथेन का मतलब होता है मजबूत करना या मजबूत होना। कोई चीज यदि स्ट्रेंथन होता है तो वो मजबूत हो जाता है। चलिए, अब इसी वर्ब का जो हमारा एडजेक्टिव बनेगा वो होगा एट्रोफिड, मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ। ठीक है ना, खासतौर पर इसका जो यूज होता है मांसपेशी के संदर्भ में होता है। अब इसे एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझे। उसके बीमारी के दौरान उसका मांसपेशी गल गया, यानी कि इतना बीमार था कि एकदम मांसपेशी उसका नष्ट हो गया, खत्म हो गया। उसके शरीर में केवल कंकाल बचा हुआ है। कैसे लिखेंगे, हिज मसल। मांसपेशी के लिए क्या वर्ड है, मसल। सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है। सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनते हैं। चलिए, तो हमारा ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हिज मसल सब्जेक्ट हो गया। अब हमें V2 का इस्तेमाल करना है। हम किस वर्ड का इस्तेमाल करके चल रहे हैं, एट्रोफी का। एट्रोफी का V2 क्या हो जाएगा, एट्रोफिड हो जाएगा। तो हिज मसल एट्रोफिड ड्यूरिंग, है ना, हिज इलनेस। तो बच्चों ये बहुत ही इजी वर्ड है और ये यूजफुल वर्ड है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये अनावश्यक वर्ड है, परीक्षा में नहीं पूछता। आपको एकदम इसके लिए एकदम अपडेटेड रहना है। चलिए, अब हमको एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है। तो गला हुआ या कमजोर मांसपेशी के लिए अंग्रेजी क्या होगा, तो एट्रोफिड यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसके बाद हमें नाउन चाहिए, तो एट्रोफिड मसल होगा। गला हुआ मांसपेशी, लटका हुआ मांसपेशी, है ना, इसके लिए जो वर्ड होंगे वो होंगे एट्रोफिड मसल होंगे। तो बच्चों ये एट्रोफी की पूरी कहानी रही। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, एट्राइसन। एट्राइसन बहुत अच्छा वर्ड है। एट्राइसन का मतलब क्या होता है कि दो पक्ष आपस में लड़ करके एक दूसरे को कमजोर कर लेते हैं, इसी को एट्राइसन कहा जाता है। एट्राइसन का हम जब भी यूज करेंगे, अगर वाक्य अगर रूप में यूज किया जाए, वाक्य के रूप में यूज किया जाए, तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वार ऑफ एट्राइसन। ये इसका यूज है। अगर आप हमसे कहिए अगर सेंटेंस डील करने के लिए एट्राइसन से है, तो हम यूज करेंगे वार ऑफ एट्राइसन के साथ। यानी कि इसका मतलब ये है कि एट्राइसन का यूज कभी अकेले नहीं होता है। एट्राइसन का जब भी यूज होगा तो वार के साथ यूज होगा। ठीक है ना। वार ऑफ एट्राइसन का मतलब क्या होता है कि दो पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अभी आप देख सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच। ये यूक्रेन रूस पर कर रहा है, रूस भी यूक्रेन पर कर रहा है और इसमें दोनों की क्षति है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में वार ऑफ एट्राइसन चल रहा है। चलिए, अब इसके लिए कितने हमारे पास सिनोनिम्स है, चलिए देखते हैं। वियरिंग डाउन, है ना, ठीक है, वियरिंग अवे, ये दोनों इसका सिनोनिम्स है। ठीक है ना। एट्राइसन का जब भी यूज करेंगे वार ऑफ एट्राइसन के साथ, ये सारे फ्रेजल वर्ब है। चलिए, वीकनिंग मतलब भी कमजोर करना होता है, और सैप, सैप का भी मतलब होता है कमजोर करना, ये उसका जीरन फॉर्म है। तो इस सब का अर्थ होता है कमजोर कर देना। ठीक है, आपस में लड़के। चलिए, शत्रु पर बार बार हमला कर कमजोर करने की प्रक्रिया को हम लोग एट्राइसन कहते हैं। क्षीणता, इसका अगर एक शब्द में अगर कहा जाए तो इसका हिंदी होगा क्षीणता। चलिए सेंटेंस के माध्यम से इसे समझा जाए। कह रहा है कि अलगावादी तथा सरकार एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं, यानी कि अलगावादी सरकार पर हमला करता है, सरकार भी इसको हमला के बदले वो एक्शन लेता है, तो वो हमला ही कर रहा है अलगावादी पर। तो दोनों एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं। चलिए, द सेपरेटिस्ट, अलगावादी के लिए क्या वर्ड होगा, सेपरेटिस्ट,
एंड द गवर्नमेंट, ठीक है ना, आर इंगेज्ड इन द वार ऑफ एट्राइसन। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि एट्राइसन का हम जब भी यूज करेंगे तो वार शब्द के साथ करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो सेपरेटिस्ट है और जो गवर्नमेंट है वो इंगेज है वार ऑफ एट्राइसन में, मतलब एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वार ऑफ एट्राइसन। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे अंत तक देखें, अभी वीडियो आगे चलेंगे। अगर आपको ये पसंद आए, आप वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर है 3, बिकोलिक। बिकोलिक का मतलब क्या होता है? बिकोलिक पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ठीक है। बिकोलिक का मतलब होता है ग्रामीण, देहाती, आप ऐसे समझे। चलिए रस्टिक, रूरल, इसका सिनोनिम से एग्रीकल्चरल, जिसका संबंध कृषि से हो, देहाती, ग्रामीण, और पेस्टोरल। पेस्टोरल भी बहुत बढ़िया वर्ड है, पेस्टोरल का भी अर्थ होता है ग्रामीण। पेस्टोरल इसमें टॉप क्लास का वर्ड है, तो पेस्टोरल का भी अर्थ ग्रामीण या देहाती होता है। चलिए इसका अपोजिट के एंटोनिम्स के अर्बन, ठीक है ना। बिकोलिक का एंटो होगा अर्बन, तो ग्रामीण का जो एंटो होगा हिंदी में अगर कहें तो शहरी। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसे देखें। एक पेंटिंग बनाया गया है, ठीक है ना। पेंटिंग क्या कहता है? पेंटिंग एक विशिष्ट ग्रामीण दृश्य को दिखाता है, मतलब पेंटिंग में ग्रामीण दृश्य है जिसमें किसान खेत में फसल काट रहे हैं। अब ग्रामीण दृश्य में तो आपको यही ना दिखाया जाएगा, फसल बोते हुए या फसल को काटते हुए। तो एक पेंटिंग है जिसमें कि आपको ग्रामीण दृश्य दिखाया गया है, और इस ग्रामीण दृश्य में क्या है कि किसान जो है वो खेत में फसल काट रहे हैं। चलिए कैसे इसको लिखेंगे? द पेंटिंग शोज ए टिपिकली बिकोलिक सीन। देखिए ये ग्रामीण दृश्य, ये ग्रामीण दृश्य के लिए बिकोलिक सीन, ठीक है ना। विथ फार्मर्स हार्वेस्टिंग इन ए फील्ड, कि एक फील्ड में फार्मर जो है ना हार्वेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना, हार्वेस्ट का अर्थ होता है फसल काटना। चलिए तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकोलिक। बिकोलिक का मतलब है ग्रामीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनकमिटेंट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कनकमिटेंट। देखिए यदि दो घटनाएं, दो एक्शंस यदि कनकमिटेंट है, को का मतलब होता है साथ, आप इसके रूट वर्ड पर जाइए। को का मतलब होता है साथ, तो यदि दो घटनाएं, दो क्रियाएं यदि कनकमिटेंट है, यानी कि वो एक के होने से दूसरा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनकमिटेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, दो घटनाओं के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसके क्या, इसके सिनोनिम्स होंगे रिलेटेड, कनेक्टेड, अटेंडेंट, है ना। दो घटनाओं का एक दूसरा से जुड़ा होना, या हम कहेंगे जुड़े हुए, इसको सरल भाषा में कहें तो जुड़े हुए। चलिए और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनरिलेटेड, जो कि अलग अलग है, जो जुड़ा नहीं है। तो बच्चों एक बार फिर से, कनकमिटेंट का मतलब क्या होता है? जुड़े हुए। ये दो घटनाओं के लिए, दो चीजों के लिए आता है, जिसमें एक चीज का संबंध दूसरे चीज से है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखें, करे क्या, व्यापार बढ़ने के साथ साथ धन की भी बढ़ोतरी होती है। अगर आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके पास धन भी आएंगे, तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। आप ऐसे समझिए कि धन का आना व्यापार पर निर्भर करता है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में कनेक्शन है, दोनों अलग अलग नहीं है। चलिए कैसे इसको लिखा गया? चलिए व्यापार बढ़ने के साथ साथ, चलिए कैसे लिखेंगे? द राइज इन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, राइज मतलब बढ़ोतरी, करके द राइज इन ट्रेड इज कनकमिटेंट, है ना। ये तो एक साथ हो रहा है ना, ये तो साथ साथ हो रहा है। द राइज इन ट्रेड इज कनकमिटेंट विथ द राइज इन वेल्थ, यानी कि ये दोनों जो चीज है, ट्रेड का बढ़ना और वेल्थ का बढ़ना, ये कनकमिटेंट इवेंट है। तो यदि दो चीज यदि कनकमिटेंट है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। डेलिनिएट, डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को डेलिनिएट करते हैं, आप उसको ना चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। चित्र के माध्यम से दिखाना, चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिपिक्ट, आउटलाइन, रिप्रेजेंट। सबका मतलब होता है दिखाना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को डिपिक्ट करते हैं, किसी चीज को आउटलाइन करते हैं, तो आप उसको दिखाते हैं। चलिए चित्र द्वारा दिखाना या समझाना, रेखांकित करना, इसका शुद्ध हिंदी होगा। चलिए अब आप इस सेंटेंस को देखिए, करे क्या, मानचित्र पर समुद्री मार्गों को स्पष्ट तौर पर दिखाया गया। एक मानचित्र पर ना समुद्री मार्गों को स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है। तो कोई चीज को रेखांकित करने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेलिनिएट, ठीक है। चलिए सी रूट्स, जो समुद्री मार्ग हैं, ठीक है ना, आर क्लियरली डेलिनिएटेड, है ना, साफ तौर पर उनको दिखाया गया है, ठीक है ना, ऑन द मैप, मैप के ऊपर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेलिनिएट। अगर आप कोई चीज को डेलिनिएट करते हैं तो आप उसको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉटेज, डॉटेज का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। डॉटेज को अगर सिंपल अगर हिंदी लिखे तो डॉटेज का हिंदी होता है बुढ़ापा,
है ना। अगर इसका एक छोटा सा सिनोनिम्स लिखे तो इसका सिनोनिम्स लिखेंगे सेनिलिटी। चलिए ये तो सिनोनिम्स हो गया, लेकिन डॉटेज का यूज हम करते कैसे हैं? डॉटेज एक इडियम के रूप में इस्तेमाल होता है, डॉटेज अकेले नहीं आता है। डॉटेज इस रूप में आएगा बी इन वंस डॉटेज यानी कि बूढ़ा होना, बी इन वंस डॉटेज यानी कि बूढ़ा होना, इसी रूप में इसको आना है। डॉटेज का अकेले इस्तेमाल नहीं होगा, वो इस रूप में होगा बी इन वंस डॉटेज। अब एक सेंटेंस से इसे समझा जाए, हमको कहना कि वो बूढ़ा हो गया है यानी कि बुढ़ापा की अवस्था में है, तो बी का मतलब यहाँ पर इज हो गया। चलिए इन वंस ही के अनुसार चलेगा ना, अब यहाँ तो वन नहीं होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा अपना का अंग्रेजी होगा, तो ही के लिए हीज हो गया, ठीक है ना। चलिए वंस के जगह पर आ गया और फिर हमने डॉटेज यहाँ लिख दिया, तो बी इन वंस डॉटेज यानी कि बुढ़ापा अवस्था में होना। वो बूढ़ा हो गया है, कैसे लिखेंगे? ही इज इन हिज डॉटेज। तो डॉटेज का इस्तेमाल जब भी होगा वो इसी रूप में होगा। चलिए एक और सेंटेंस देखा जाए, वो अपने बुढ़ापा में मरा, मतलब वो जवानी में नहीं मरा था, बुढ़ापा में मरा था, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? वो मरा, ही डायड, अच्छा अपने बुढ़ापा में, इन हिज डॉटेज। तो बच्चों डॉटेज का इसी प्रकार से भी यूज करते हैं। चलिए आगे देखा जाए, वर्ड इंजॉय। देखिए अगर आप किसी को कड़े शब्दों में सलाह देते हैं, कड़े शब्दों में कहते हैं, एक तरह से कड़े शब्द में जब कहा जाए ना तो वो चीज एक आदेश बन जाता है, ठीक है ना। चलिए इंजॉइन का साइन हो क्या होगा? ऑर्डर, अर्ज, अर्ज मतलब विनती करना, कहना, एडवाइस स्ट्रांगली। इसको तोड़ के लिखिए, अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखे तो लिखेंगे एडवाइस स्ट्रांगली यानी कि कड़े शब्दों में सलाह देना। चलिए आदेश देना, कड़े शब्दों में सलाह देना। आगे बढ़ते हैं, इसको है ना सेंटेंस के थ्रू दे समझे कि कहने का मतलब है कि इंजॉइन का यूज कैसे हुआ है। चलिए न्यायालय ने कर्जदारों को पैसे देने का आदेश दिया है ना, यानी कि न्यायालय ने ऑर्डर जारी किया कि जो भी कर्जदार है भैया लोग आपको पैसा देना है। कैसे? चलिए द कोर्ट, अच्छा आदेश देने के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चल रहे? इंजॉइन। चलिए द कोर्ट इंजॉइंड, हालांकि आप ये सारे सिनोनिम्स भी लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं द कोर्ट ऑर्डर्ड, आप लिख सकते हैं द कोर्ट अर्ज्ड या एडवाइज्ड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मूल वर्ड क्या है? इंजॉइन है। अतः सेंटेंस में हम लोग इंजॉइन का यूज करने जा रहे हैं। चलिए करेक्ट, न्यायालय ने कर्जदारों को पैसे देने का आदेश दिया, द कोर्ट इंजॉइंड द डेटर्स, है ना, इसमें बी साइलेंट होता है, बी नहीं पढ़ा जाता है, इसको जब उच्चारण करेंगे तो पढ़ेंगे डेटर, ठीक है ना, डेटर्स प्लुरल हो गया। चलिए करे क्या? द कोर्ट इंजॉइंड द डेटर्स टू पे, है ना, कोर्ट ने जितने डेटर्स थे उनको इंजॉइंड किया कि भाई आप पे कर दे। तो बच्चों ये इंजॉइन का मामला था। चलिए अब हमारा अगला जो वर्ड है वो है इंटिटी। इंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसका अपना अलग अस्तित्व हो, जो दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं हो। यदि कोई चीज यदि इंटिटी है तो उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक है ना। चलिए बिंग इंडिविजुअली से सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए वो चीज जिसका खुद का अपना अस्तित्व हो, ठीक है ना, इस छोटा वर्ड में क्या तो अस्तित्व हो। यदि कोई चीज अगर इंटिटी है तो वो खुद अपने आप में पूर्ण है, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझे, कह रहे कि शरीर एवं आत्मा के अलग अलग अस्तित्व हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हिंदू मैथोलॉजी में क्या होता है कि हमारे देहांत के बाद आत्मा, शरीर आपका जस का तस रह जाएगा, आत्मा वहां से चला जाएगा, ठीक है ना, फिर जाके दूसरे शरीर में वो धारण करेगा। तो ट्रांसमाइग्रेशन का ये फॉर्मूला हमारे हिंदुइज्म में है। चलिए कैसे लिखा गया? द बॉडी एंड द सोल, यहां भी द लगा देते हैं। चलिए द बॉडी एंड द सोल आर सेपरेट एंटिटीज, ये सेपरेट है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये किसी से जुड़े हुए नहीं है। बॉडी अलग चीज है और सोल अलग चीज है। ओके, तो यदि कोई चीज यदि इंटिटी है यानी कि उसका खुद का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर इंटिटी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको समझ ले स्वतंत्र अस्तित्व, जो किसी से टिका हुआ नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व। चलिए ये इंटिटी वाली बात हो गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अष्टवाइल, इसको पढ़ेंगे अष्टवाइल। अष्टवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व। भूतपूर्व कहने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड्स हैं? फॉर्मर भूतपूर्व, पास्ट भूतपूर्व और एक्स, एक्स का भी मतलब होता है भूतपूर्व। चलिए इसका प्रेजेंट, इसका एंटो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट भी हो जाएगा और इसका एक एंटो और भी हो जाएगा फ्यूचर, है ना। पास्ट का जो एंटो होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो जाएगा। चलिए जैसे कि अष्टवाइल प्रेसिडेंट यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति कहना है तो हम कह सकते हैं अष्टवाइल एनेमीज, यानी कि भूतपूर्व एनेमी थे, ये शत्रु भूतपूर्व में थे, आज ये दोस्त बने हुए हैं, आज ये दोस्त बने हुए, ये कभी के लिए शत्रु थे। अच्छा अष्टवाइल फ्रेंड्स, ये कभी के फ्रेंड थे, आज ये दुश्मन बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर मैं कहूं कि दे आर अष्टवाइल एनेमीज, इसका मतलब है कि पहली एनेमी थे, आज एनेमी नहीं है। अगर हम कहते कि दे आर अष्टवाइल फ्रेंड्स,
यानी कि पहले ये फ्रेंड्स थे, आज ये फ्रेंड्स नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे लेके चलते हैं एक्सटेनुएट। चलिए ये वर्ड एक्सटेनुएट, लेकिन एक्सटेनुएट का इस्तेमाल इस रूप में नहीं होता है जैसे ही लिखा हुआ है। पहले आप इसको समझें, हमें यूज समझना है, हमें साइनवेंट तो दिमाग में नहीं रखना है, भले हमें यूज समझना है। एक्सटेनुएट का हम कभी भी यूज करेंगे तो इस रूप में करेंगे, एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस, है ना। एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस इसी रूप में इस वर्ड का यूज होता है, ठीक है ना। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें की गई अपराध को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी अपराध को ना गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि परिस्थिति वश उसने ऐसा अपराध किया है। तो जो कोर्ट होता है उसको सजा देते समय उस परिस्थिति पर भी विचार करता है कि किस परिस्थिति में सजा हुआ है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे आत्मरक्षा में की गई हत्या, यदि किसी व्यक्ति ने, है ना, अपने आत्मरक्षा में अगर हत्या कर दी है तो फिर उस पर अलग तरह का कार्रवाई किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस है। चलिए अब एक सेंटेंस के माध्यम से समझा जाए, कंसिडरिंग द एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि उस परिस्थिति को देखते हुए, है ना, ही वाज गिवन लाइट पनिशमेंट, है ना, उसे मामूली सी सजा दिया गया। लाइट मतलब हल्का, मामूली, लाइट मतलब हल्का मामूली, यानी कि जिस परिस्थिति में उसने मतलब हत्या किया था या क्राइम किया था तो उस परिस्थिति को देखते हुए उसे मामूली सी सजा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यदि कोई चीज किसी चीज को इनहिबिट करता है यानी कि उसको दबाता है, रोकता है, पनपने नहीं देता है। चलिए हिंडर, इसका साइन क्या हो जाएगा, हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, इस सबका मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, सबका एक ही अर्थ होता है, ठीक है ना। रोक देना, बाधा डालना। इसका एंटो क्या होगा, असिस्ट, मदद करना, इनकरेज, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस के माध्यम से इस इनहिबिट को समझा जाए। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, क्या था, रोकना, दबाना, पनपने नहीं देना। चलिए कठोर कानून आर्थिक वृद्धि को रोक रहे हैं, है ना। हमारे देश में ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं कि कोई इन्वेस्टर जल्दी आना नहीं चाहता है कड़े कानून के कारण। तो ये कड़े कानून क्या कर रहे हैं, आर्थिक विकास को इन्होंने क्या कर दिया है ना, इनहिबिट किया है, रोक दिया है। चलिए स्ट्रिक्ट लॉज आर इनहिबिटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो देश में जो कड़े कानून बन गए हैं ये आर्थिक विकास को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ये रोक रही है, बाधा डाल रही है। चलिए एक और सेंटेंस देखा जाए इनहिबिट को समझने के लिए। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना, ये सबसे अच्छी दवा है टू इनहिबिट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से जनित जो इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियाई इन्फेक्शन जो होते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। चलिए तो ये इनहिबिट रहा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखिए पूर्ण बदलाव, पूर्ण परिवर्तन को ना मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज या अल्टरेशन, बदलाव या पूर्ण बदलाव, आप ऐसे कह ले। चलिए एक सेंटेंस देखा जाए मेटामॉर्फोसिस के लिए। कंपनी कई बदलावों से गुजर चुकी है, यानी कि कंपनी में कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं। हमको ऐसा करना है कि कंपनी आज के डेट में कई बदलाव को देख चुकी है। कैसे इसको हम नोट करेंगे, द कंपनी हैज गॉन थ्रू, मतलब उससे होकर गुजरना, ठीक है। द कंपनी हैज गॉन थ्रू ए नंबर ऑफ मेटामॉर्फोसिस। देखिए ये जो सीस है ना, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, सेस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो कई प्रकार के वो मेटामॉर्फोसिस से गुजर चुकी है। चलिए बात को आगे देखा जाए। व्हाट है मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है, उबाऊ, फीका, साधारण। यदि कोई चीज मंडेन है यानी कि वो साधारण है, फीका है। चलिए सिनोनिम से इसका क्या हो जाएगा, डल, ये डल का मतलब फीका है ना, इसको DULL पढ़ा जाए, है ना, डल का मतलब फीका। चलिए ऑर्डिनरी का भी मतलब होता है साधारण। चलिए अनएक्साइटिंग का मतलब होता है जो साधारण हो और फीका हो। टेडियस का भी मतलब होता है थकाऊ, फीका, उबाऊ, ये सारे मतलब मंडेन के अर्थ है ना, फीका, उबाऊ, साधारण। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। चलिए सेंटेंस के माध्यम से इसे समझा जाए। वह एक साधारण जिंदगी जी रहा है, कोई व्यक्ति है उसके लाइफ में एक्साइटमेंट की अभाव है, एक्साइटमेंट की कमी है। चलिए वो एक साधारण जिंदगी जी रहा है, कैसे इसको लिखा जाएगा, ही इज लीडिंग। देखिए जीवन जीने के लिए लीड का इस्तेमाल करते हैं, ही इज लीडिंग ए मंडेन लाइफ। बहुत ही साधारण सा वाक्य है, आप इसे बेहतर रूप से समझ सकते हैं। ही इज लीडिंग ए मंडेन लाइफ, वो एक मंडेन लाइफ जी रहा है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नीसिटी। नीसिटी का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज की बारीकी,
है ना, जो उसके फाइनल पॉइंट्स है ना, तो उसको निसिटी कहते हैं। निसिटी का मतलब क्या होता है? फाइन पॉइंट्स, सटलिटी। देखिए इसमें ना SUBTLE, सटल मतलब होता है सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म चीज को ना सटल कहते हैं। तो इसमें ना बी साइलेंट होता है, बी को उच्चारण नहीं किया जाता है, बी साइलेंट होता है। सटल का मतलब होता है बारीक, आप ऐसे समझिए, सटल का मतलब होता है बारीक, और सटिलिटी का मतलब हो जाएगा बारीकी, सटिलिटी का मतलब हो जाएगा बारीकी। तो किसी चीज की निसिटी उसकी बारीकी होती है। जैसे आप इस वाक्य को समझें, हम लोग कानूनी बारीकियों पर चर्चा की, छोटे छोटे बातों को ना बारीकी कहते हैं, है ना, किसी चीज से संबंधित छोटे छोटे बातों को ना बारीकी कहते हैं। हम लोग कानूनी बारीकियों पर चर्चा की। चलिए, वी चर्चा करने के लिए डिस्कस्ड, ये सिंपल प्लस ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस V2। चलिए, हम लोगों ने किस बात पर चर्चा की? तो कानूनी बारीकियों पर। तो लीगल और बारीकियों प्लुरल है, तो निसिटी जो है वो निसिटीज हो जाएगा, ठीक है ना। वी डिस्कस्ड लीगल निसिटीज। चलिए बात को आगे देखा जाए। तो बच्चों ये हमारे टोटल 14 वर्ड्स थे, जिसमें कि आज हम लोगों ने 14 वर्ड्स के बारे में चर्चा किया है, जो कि लेसन 2 से संबंधित है। आज की बात बस इतना ही, लेकिन वीडियो का सेशन वीडियो का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप हमारे यूएस चैनल के साथ जुड़े रहें।